वेलकम टू अपडेट आईएएस। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सर्विसेज बिल के बारे में। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस बिल का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसका कंटेक्स्ट जानते हैं कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, इस बिल को पास कर दिया गया है और जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है इस बिल पे, ये एक एक्ट बन जाएगा और जिस ऑर्डिनेंस के जगह पे इसको लाया गया है उसको रिप्लेस करेगा, उसको परमानेंट, उसको कानून में तब्दील कर देगा। इस बिल के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट की, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसके पावर में बहुत कमी होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी हैं, उनको बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर इस बिल के थ्रू मिलने वाला है। और इस बिल के थ्रू जो एलजी हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स के पोस्टिंग और विजिलेंस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। तो इस पूरे बिल के पूरे डिटेल्स को जानने के लिए लोग थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जो पूरा मुद्दा है उसको बेटर तरीके से समझ पाएँ, उसके लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो हम लोग इसके टाइमलाइन को पकड़ के और उसके सहारे पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1947 में दिल्ली का क्या स्टेटस था। जैसे स्टेट 3 तरह के होते हैं। स्टेट्स आपको जनरली 3 तरह के मिलते हैं। एक तो जो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे जो हेड होते हैं जो स्टेट के, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, और जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नर होते हैं। और जो गवर्नर हैं वो जो चुनी हुई सरकार है, जो जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, उसके एड एंड एडवाइस पे, उसके सलाह पे काम करते हैं। दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। जो बहुत छोटे छोटे जो राज्य होते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलता है विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे लद्दाख है। और जो बड़े स्टेट्स होते हैं जिनकी जनसंख्या काफ़ी होती है लेकिन वो यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनको लेजिस्लेटिव पावर उनको दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। तो जो 1947 में दिल्ली का स्टेटस था वो था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ये हमारे बाद में कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है, लेकिन जो आज़ाद जैसे हम लोग हुए तो जो दिल्ली का स्टेटस था वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था। इसका मतलब है कि जो दिल्ली के जितने मैटर्स हैं उनको हेड कर रहे थे, उसको देख रहे थे चीफ कमिश्नर। और उस समय न गवर्नर का पद था न लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था। अब आते हैं 1956 में। इस समय हमारी पार्लियामेंट एक एक्ट को पास करती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे दिल्ली को कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिलती है, यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर मिलता है। उसको हेड करेंगे एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो उस यूनियन टेरिटरी के, दिल्ली यूनियन टेरिटरी के हेड हैं। और एलजी आंसरेबल हैं प्रेसिडेंट को, मतलब ये प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह है। प्रेसिडेंट किसके अंदर काम करते हैं? प्रेसिडेंट काम करते हैं जो काउंसिल ऑफ, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके एड एंड एडवाइस पे, उसके सलाह पे काम करते हैं प्रेसिडेंट। और एलजी काम करते हैं प्रेसिडेंट के सलाह पे। प्रेसिडेंट मतलब कि जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह हो गए एलजी। अब आते हैं 1966 में, यहाँ पे 1966 में आते हैं। इसमें एक एक्ट पास होता है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के थ्रू दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन होता है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी काउंसिल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एडवाइजरी काउंसिल है, इसको कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव पावर इसको नहीं मिला है, मतलब कोई कानून नहीं बना सकता है। ये एक एडवाइजरी रोल इसका है केवल। और इसमें 61 मेंबर्स हैं, जो 56 हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और इस जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, जो एडवाइजरी काउंसिल है, इसको हेड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब आते हैं 1991 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है दिल्ली के लिए। इस समय हमारी पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे दिल्ली को यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर का स्टेटस मिलता है। यहाँ पे फुल फ्लेज लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है दिल्ली गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है ना, जो 1966 में जो बना था, जिसका काम था एडवाइजरी रोल था जिसका, ये कानून कोई नहीं बना सकती है, लेकिन अब इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट्स यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा मिलता है, तो ये अब कानून बना सकती है। जो स्टेट्स के मैटर्स हैं या जो कंकरेंट लिस्ट हैं, स्टेट मैटर मतलब वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट कानून बना सकता है, और वो स्टेट कंकरेंट लिस्ट मतलब जिस पे सेंटर भी बना सकता है कानून और स्टेट भी बना सकता है। तो इस तरह से दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन मिलता है और इसका नाम होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का जो गठन होता है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो 1966 में जो काउंसिल बनी थी, जिसका काम था एडवाइजरी रोल था जिसका, उसको तो हम लोग ने लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो पहले जो थी काउंसिल, वो केवल एडवाइस दे सकती थी, अब यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन जो एलजी का रोल था ना, एलजी का रोल अभी भी चेंज नहीं होता है। ये कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, बनी है ना, ये पूरी तरह से इसको इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकती है। इसको कोई भी अगर बिल पास करना है तो उसको एलजी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही कोई बिल पास होगा। और इसके अलावा भी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं उस पर भी एलजी का अप्रूवल जरूरी है। अब इस चीज़ को देखते हैं कि जो दिल्ली का ये जो स्टेटस है स्पेशल कैसे है। पहली बात तो जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे इसको लेजिस्लेचर तो मिल रहा है, लेकिन इस लेजिस्लेचर को इंडिपेंडेंटली काम करने का अधिकार नहीं है। इसको एलजी के थ्रू, यहाँ पे बॉस दो है, एक एलजी है एक चीफ मिनिस्टर है। जो एलजी हैं वो आंसरेबल है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो यूनियन गवर्नमेंट है। और इस तरीके से एलजी जो यूनियन हमारी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके प्रति हो गए जवाबदेह। तो इस तरीके से इसको लेजिस्लेचर तो मिला इस यूनियन टेरिटरी को, लेकिन इसके पावर को अंडरमाइन किया गया है। इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके पावर को अंडरमाइन किया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं जो आंसरेबल है पीपुल के प्रति, क्योंकि इनको हर 5 साल में पब्लिक के बीच में जाना है, उनसे
वोट की डिमांड करनी है, लेकिन ये काम कर रहे हैं एलजी के अप्रूवल के थ्रू, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं, तो अनसरेबल है पीपुल के प्रति और काम के लिए ये अप्रूवल ले रहे हैं एलजी से। तो इस तरीके से जो दिल्ली का स्टेटस है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप बनता है। और हम इसको देखते हैं जो पूर्ण राज्य होते हैं उनसे थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। तो जो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स होते हैं ना, तो वहाँ पर सिचुएशन इसके अपोजिट होती है। वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार होती है, तो उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो फुल स्टेट वोट जिसको मिला हुआ है, पूर्ण राज्य का दर्जा जिस स्टेट को मिला हुआ है, जैसे यूपी बिहार जैसे हैं, तो यहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और गवर्नर वही करेंगे जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलती है। लेकिन दिल्ली के केस में क्या है, दिल्ली के केस में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो चुनी हुई सरकार है, ये एलजी से अप्रूवल लेगी। कोई बिल पास कराना हो तो एलजी का अप्रूवल चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना हो तो एलजी का अप्रूवल चाहिए। तो इस तरीके से जो एलजी हैं, एलजी हो गए, ये यूनियन गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायित्व है और प्रेसिडेंट के प्रति ये जवाबदेह हैं। लेकिन जो चुन के आ रही है सरकार, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी पावर यहाँ पे अंडरमाइन हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। और ये स्टेट्स जो दिल्ली के जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सोचेगी कि अगर हम पूर्ण राज्य बन जाए, हमको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, तो जो सिचुएशन है हमको एलजी से अप्रूवल लेना पड़ रहा है, एलजी अब हमारी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। तो यहाँ से जन्म होता है जो फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का डिमांड है इसको। लेकिन फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का स्टेटस देने में परेशानी क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना आसान है तो इसको दे दिया जाता। सबसे पहली बात है कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ जो देश की कैपिटल भी है, जो इंडिया का कैपिटल भी है दिल्ली। तो जितने ऑफिसेस हैं यूनियन गवर्नमेंट के और जितने नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट के ऑफिसेस हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो यूनियन गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्रीज हैं सभी दिल्ली में ही हैं। और जितने एम्बेसीज हैं, जितने विदेश दूसरे देशों के जितने एम्बेसीज हैं, तो वो भी हैं दिल्ली में ही। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उसका कोई ब्रांच इंडिया में रहेगा तो भी दिल्ली में रहेगा। तो मान लेते हैं, एक सिनेरियो को हम इमेजिन करते हैं कि कोई एम्बेसी है किसी देश की, हमारे देश में दिल्ली में है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई क्राइम होता है, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? दिल्ली सरकार को तो कोई जानता नहीं है, इमेज खराब होगा यूनियन गवर्नमेंट का। तो इसलिए जो सेंटर है, सेंटर कभी भी नहीं चाहेगी कि जो दिल्ली को फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और इसीलिए जो यूनियन गवर्नमेंट है दिल्ली पे अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, रेवेन्यू का प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है रेवेन्यू का प्रॉब्लम है। क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो अगर सारे डिपार्टमेंट को उसको दे दिया जाए तो फंडिंग का प्रॉब्लम आएगा कि उसके पास उतनी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे कि इसको वो पूरा करे। और जो माइग्रेशन होता है दिल्ली में, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं,
तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा, बिजली का, पानी का, हेल्थ का, एजुकेशन का। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सारी डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को ही दे दिए जाए तो इसमें दिक्कत आ सकती है। अब देखते हैं कि कौन कौन जो फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का ये जो डिमांड है उसको सपोर्ट करता है। तो जो भी पार्टी जो यूनियन में है, जो केंद्र सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उसने हमेशा इसका अपोज किया है। जब कांग्रेस थी पावर में सेंटर में तो वो इसका अपोज करती थी। उस समय बीजेपी स्टेटहुड का, फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य का वो डिमांड करती थी, और कांग्रेस जो सेंटर में थी वो इसको अपोज करती थी। आज के समय में कांग्रेस पार्टी है अपोजिशन में और बीजेपी है सेंटर में। तो आज कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है और बीजेपी इसको नहीं मानती है, इस सपोर्ट को नहीं मानती, इसका विरोध करती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टी जो केंद्र में है वो हमेशा इसका विरोध करती है, और जो अपोजिशन में होती है वो इसका सपोर्ट करती है। मतलब अपने सुविधा के अनुसार इसको सपोर्ट होता है या इसका अपोजिशन होता है। अब आते हैं 1990। मतलब सवाल ये उठता है कि पहले काम कैसे चलता था, पहले इतने कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होते थे। 2015 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र सरकार है, इसके बीच एक टसल चल रहा है। इस पावर को लेकर के एक लगातार एक द्वंद्व इन दोनों के बीच में चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कभी कोर्ट में, कभी सड़क पे। तो इससे पहले इतना विरोध क्यों नहीं होता था? तो इसका जवाब है 1998 में आया एक नोटिफिकेशन। जो यूनियन गवर्नमेंट है 1998 में एक नोटिफिकेशन जारी की थी, और इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये मैंडेटरी किया गया था कि एलजी कोई भी काम करेंगे तो वो कंसल्ट करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो चुनी हुई सरकार है, उससे जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं और अदर सब्जेक्ट्स हैं। रिजर्व सब्जेक्ट हैं जिस पे केंद्र सरकार का पूरा पूरा अधिकार है, जिसमें पुलिस आता है, लैंड आता है और पब्लिक ऑर्डर आता है। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू एलजी को इनको बाध्य किया गया था कि ये कोई भी काम करेंगे ना तो कंसल्ट करेंगे जो काउंसिल ऑफ, जो पॉपुलरली इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उससे बिना कंसल्ट किए कोई काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम होता था। और दूसरा रीजन है कि ज़्यादातर समय जो पार्टी सेंटर में रूल करती थी वहीं दिल्ली पे भी रूल करती थी। तो इस तरीके से जो भी कॉन्फ्लिक्ट का चांस था वो या तो मिनिमाइज हो जाता था या होता ही नहीं था। अब आते हैं 2015 में। इस समय आम आदमी पार्टी आती है, जीत करके सरकार बनाती है, और बीजेपी का यहाँ पे बहुत बुरा हश्र होता है, इसको बहुत कम सीट मिलते हैं। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है आम आदमी पार्टी की। तो इस समय सेंटर क्या करता है, एक नया नोटिफिकेशन जारी करता है, और 1998 वाला जो नोटिफिकेशन में जो मैंडेटरी किया गया था एलजी के लिए कि वो कोई भी काम करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उससे कंसल्ट करेंगे, उसकी पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे। और उसमें दोनों सब्जेक्ट को रखा गया था, जो अदर सब्जेक्ट हैं और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें इसके द्वारा इस नए 2015 के नोटिफिकेशंस के द्वारा ये नॉन मैंडेटरी कर दिया गया। इस चीज़ को विड्रू कर लिया गया कि जो एलजी हैं वो अब कंसल्ट नहीं करेंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना इनके लिए अब बाध्य नहीं है।
ये अपने मन से भी काम कर सकते हैं। कौन कौन से मैटर पे? जो पुलिस है, लैंड है और पब्लिक ऑर्डर है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से जो विवादों का जन्म चालू हो जाता है। जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट है, दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है और ये मामला जाता है कोर्ट में। अब आता है 2016, ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। ये फैसला आता है यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में। यहाँ पे इस फैसले के द्वारा कहा जाता है कि एलजी दिल्ली के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेगी और उसकी सलाह को मानने के लिए एलजी बाध्य नहीं है। एलजी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो फिर से मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 5 जजों की, वो उसका फैसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटता है। ये फेवर करता है दिल्ली गवर्नमेंट को। ये बोलता है इस जजमेंट के थ्रू कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके एड एंड एडवाइस को मानने के लिए एलजी बाध्य है। एलजी अपने से कोई काम नहीं कर सकते हैं। एलजी को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी बात मानना ही पड़ेगा, उसके लिए वो बाध्य हैं। और ये भी बात बोलता है कि डेमोक्रेसी में एनार्की के लिए कोई जगह नहीं है। एनार्की का मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और पावर किसी इंडिविजुअल में या किसी ग्रुप में सारा पावर आ जाता है। तो एलजी के पास में पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, ज़्यादा पावर एलजी को नहीं मिले, जो पब्लिक के प्रति जवाबदेह है, जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास पावर रहे। तो इसमें देखिए, बोथ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी शुड वर्क हार्मोनियसली। इसके आगे 80 का स्टेटमेंट है कि एलजी और जो चुनी हुई सरकार है, दोनों को हार्मनी बना के, सामंजस्य बना के, तालमेल बना के दिल्ली के पीपुल के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपुल ऑफ दिल्ली। ये लड़ाई झगड़े में फंसने के बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक हार्मनी को बिल्डअप करना है, सामंजस्य बिठाना है और दिल्ली के पब्लिक के बेटरमेंट के लिए काम करना है। आगे कहती है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जिसमें एलजी और जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो संवैधानिक नैतिकता है, उसके द्वारा उसका समाधान निकालना पड़ेगा। और ये भी बोलती है कि जो दोनों एलजी हैं और जो चुनी हुई सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए दोनों को एक दूसरे के प्रति। और इसको हिदायत दिया गया है एलजी को कि एलजी सभी मैटर्स को, हर छोटी बड़ी बात प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजेंगे। इसमें एलजी ने 3 सब्जेक्ट्स को बाहर रखा, इसको एग्जम्पशंस दिया कि जो लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, ये केंद्र सरकार देखेगी ये मैटर्स। इसमें जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, ये कुछ नहीं कर सकती है। ये मैटर अलग ही रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट से। और इस वर्डिक्ट के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर
दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है। और इसमें ये भी बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोई काम करते हैं तो कम्युनिकेट करेंगे एलजी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई मैटर को लेकर के ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एलजी से, तो एलजी का कॉन्करेंस, उनकी सहमति हर चीज़ पे जरूरी है। अगर सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर है, उस चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र है, खुद से डिसीजन वो ले सकते हैं। तो ये जो 2018 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इस जजमेंट के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर मिला और एलजी के पावर को अंडरमाइन किया गया। एलजी को उतना ज़्यादा पावर नहीं दिया गया जितना पहले दिया गया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके थ्रू। तो इस चीज़ को फिर से पलटने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है हमारी, वो एक लॉ पास करती है, यहाँ पे एक्ट पास करती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था जिसने साफ साफ बताया यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब एलजी, एलजी के पास सारी पावर का कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गया। इस एक्ट के थ्रू, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू केंद्र सरकार ने एलजी को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी और जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, उसकी पावर को अंडरमाइन किया। तो इस तरीके से फिर से मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है आर्टिकल 145 क्लॉज 3, इसके द्वारा बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सेटअप होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जजों का होना अनिवार्य है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, ये संविधान का इंटरप्रिटेशन का काम करती है। अगर कोई लॉ है जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है, कहीं क्लैरिटी का अभाव है, तो उस चीज़ को इंटरप्रेट करने का काम है, वो करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो आर्टिकल 145(3) के द्वारा सेटअप किया जाता है। तो एक दूसरा कंसेप्ट 2018 में भी बना था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया था। और फिर ये जो बन रहा है 2022 में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसका जो जजमेंट है 11 मई 2023 को आता है। 11 मई 2023 को एससी का जजमेंट आता है। इसने फिर से जैसे 2018 में किया था ना, वैसे ही फिर से इस जजमेंट के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट को फेवर किया जाता है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार है, ये पब्लिक के प्रति जवाबदेह है। इसको पब्लिक में जाकर के अपने काम की जवाबदेही उसको देनी होती है। जो भी काम करती है उसको पब्लिक में जाना है। यहाँ पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो इसलिए एससी का जो जजमेंट होता है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को फेवर करता है। इस जजमेंट के थ्रू जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, उसको इन 3 मैटर को छोड़ करके, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके जितने भी मैटर हैं उस पर फुल कमांड दिया जाता है। फुल कमांड, कंप्लीट कमांड दिया जाता है कि बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर कोई भी कानून बनाने के लिए जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून बना सकती है। चाहे वो सब्जेक्ट्स यूनियन स्टेट लिस्ट के हों या कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब वैसे सब्जेक्ट्स जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है, और कंकरेंट लिस्ट जिस पे केंद्र सरकार और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अब जैसे ही ये आता है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का
फिर से ये बात केंद्र सरकार को ये डाइजेस्ट नहीं होती है। ये 19 मई 2023 को एक प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस निकलवाया जाता है सरकार के द्वारा। ऑर्डिनेंस एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें अगर संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो अगर सेशन में नहीं है, अगर उसका सत्र नहीं चल रहा हो, कोई अर्जेंट मैटर आता है, तो उस पर कानून बनाने के लिए प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है, जिसके थ्रू वो ऑर्डिनेंस निकाल करके कानून बनाते हैं। उसको कानून के बराबर उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है। ये ऑर्डिनेंस निकालने के बाद से जैसे आपका सेशन चालू होता है तो आपको पार्लियामेंट से उसको फिर से पास कराना होता है, नहीं तो ये लैप्स कर जाएगा। तो ये जो मई में, चूँकि सेशन हमारा नहीं चल रहा था, तो मई में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसका जो जजमेंट आया था, उसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी प्रोविजन है, उसको फिर से पलटा गया। जैसे 2018 में एससी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने दिल्ली गवर्नमेंट को फेवर किया, तो 2021 में उसको सरकार ने पलट दिया एक एक्ट के द्वारा। और फिर से 2023 में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने फेवर किया दिल्ली गवर्नमेंट को, उसके हक में फैसला दिया। तो फिर से इस चीज़ को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट के थ्रू एक ऑर्डिनेंस जारी कराया और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू एक परमानेंट अथॉरिटी का क्रिएशन होता है। एक परमानेंट अथॉरिटी बनती है और ये जो अथॉरिटी है ना, इसका काम है केवल रिकमेंडेशन देना। ये अथॉरिटी है, ये जितने ट्रांसफ़र हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स की, पोस्टिंग है और विजिलेंस है, इन तीन मैटर और इसके अलावा और भी मैटर, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैटर है। तो इन मैटर्स पे क्या डिसीजन लेना है, इस पे रिकमेंडेशन देने के लिए एक परमानेंट अथॉरिटी बनती है। इन मैटर्स पे क्या डिसीजन लेना है, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक रिकमेंडेटरी अथॉरिटी बनती है, जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस जो अथॉरिटी है, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA, इसमें ये चीफ मिनिस्टर हैं जो हेड हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं। तो ये दोनों तो हो गए ब्यूरोक्रेट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि एक केंद्र के नुमाइंदे हैं, और ये चीफ मिनिस्टर हैं, हेड हैं, भले हेड हैं, लेकिन जो डिसीजन लेना है ये डिसीजन होगा मेजोरिटी बेसिस पे। तो ये दो हैं, ये अकेले हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी तो कभी इनके पक्ष में आएगी नहीं। ये चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि हैं, और ये केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस हो गया। अगर कोई भी डिसीजन लेना है जिस पे मेजॉरिटी बेसिस पे लेना है, मेजॉरिटी हमेशा तो इसी की होगी। और इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें ये चुनी हुई सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया था, उसके पावर को यहाँ पे ओवरराइड किया गया है और इसके पावर को कम किया गया है। अब जैसे बिल ऐसे पास हो गया है पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट का साइन होगा तो ये एक्ट बन जाएगा। और एक्ट बन गया, इसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस अब परमानेंट एक्ट का रूप धारण कर लेगा। इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर का पावर है वो केवल अब रिकमेंडेटरी पावर रह जाएगा, ज़्यादा पावर आ जाएगा ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। और ये रिकमेंड करेंगे, कोई भी जो ये अथॉरिटी है कोई भी रिकमेंडेशन देगी एलजी को, एलजी अपना डिस्क्रिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल करेंगे, इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
इस तरीके से एलजी को अनलिमिटेड पावर दिया गया है। जो डिस्क्रिशनरी पावर है एक आदमी के अंदर, जो चुना हुआ नहीं है, जो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड है। तो इन मैटर्स पे जैसे ट्रांसफर पे, पोस्टिंग पे, विजिलेंस पे पूरा कंट्रोल हो गया ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी का, या यूं कहें एलजी का, या यूं कहें सेंटर का। एलजी चूंकि सेंटर के प्रति जवाबदेह है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल हो गया एलजी का हो गया। और अथॉरिटी जो बनी है, अथॉरिटी केवल रिकमेंडेटरी है, जिसके हेड हैं चीफ मिनिस्टर। उसमें उनकी मेजोरिटी कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये अकेले हैं। और जो दो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज से हैं। अब देखते हैं कि जो ये बिल पास किया गया है, इसको फेवर करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो क्या आर्गुमेंट दे रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेवरिंग आर्गुमेंट्स के बारे में। तो जो दिल्ली है, चूंकि इसका आर्गुमेंट है सरकार का, केंद्र सरकार का, कि दिल्ली केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, ये हमारे देश की भी राजधानी है, इस तरीके से इंडिया का फेस भी है। तो इस लिहाज से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास पावर होना चाहिए दिल्ली पे। और दूसरा, दिल्ली है क्वेसी फेडरल है। फेडरल का मतलब है यहाँ पे, फेडरल का मतलब है कि जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई मैटर है, अगर वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, तो उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। और कोई रीजनल इशू है, कोई लोकल इशू है, जो लोकल इंटरेस्ट है, तो उसके लिए एम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो स्टेट में या सेंटर में जो पावर का जो डिवीजन है, जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, तो ये एक फेडरल सिस्टम बनाता है, जिसमें स्टेट्स को कुछ ऑटोनॉमी मिली हुई है और पूरा जो पावर है सेंटर के पास में नहीं है। अब दिल्ली के केस में बोला जा चुकी, दिल्ली है ये हमारे देश की कैपिटल भी है, ये यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ, तो इसको कंप्लीट जो अदर जो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स होते हैं उनके जैसे पावर नहीं दिया जा सकता है, उनके जितने सब्जेक्ट्स नहीं दिए जा सकते हैं। इस लिहाज से ये एक क्वेसी फेडरल सेटअप हो गया। और क्वेसी फेडरल सेटअप हो गया जिसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स सेंटर के क्वार्टेल्स हैं। तो इस तरीके से जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उसको प्राइमेसी मिली हुई है। तो इसके आधार पे दिल्ली पे केंद्र का अधिकार हो सकता है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये कानून लाया गया है। और तीसरा चीज़ है इसमें कि इंटरेस्ट, दिल्ली का इंटरेस्ट और नेशन का इंटरेस्ट, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बैलेंसिंग जो सेटअप बनाने के लिए ये जरूरी है कि सारा पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास न रह के कुछ केंद्र सरकार के पास भी होना चाहिए। और इसमें अगला जो आर्गुमेंट है, जो सरकार के, केंद्र सरकार है, उसका कहना है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इन लोगों ने बहुत करप्शन किया है और उस करप्शन को छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी पे अपना कंट्रोल चाहती है। तो इसलिए ये जो ब्यूरोक्रेसी पे अपना कंट्रोल स्थापित करके उस करप्शन के चार्ज को छुपा ना पाए, इसलिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका जो अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स हैं, जो अपोजिशन पार्टीज लगा रही हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर को
छीन रही है, स्नैच कर रही है। क्योंकि ये दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ की पब्लिक के प्रति जवाबदेह है, लेकिन इसको पावर नहीं है, पावर एलजी को दे दिया गया है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक आईएएस अफसर है, मान लीजिए डीएम ही मानते हैं, तो जो सरकार कोई विजन रखती है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम है, उसने अपना टारगेट बनाया कि इसको हमको ऐसे पूरा करना है, लेकिन ये जो यहाँ पे आईएएस अफसर्स हैं, जो डीएम हैं, वो इस काम को प्रॉपरली कर नहीं पाए। तो जो ये विजन है ये आपका डिस्ट्रॉय हो गया। ये आपका विजन है, जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, जो पब्लिक को कोई वादा करके आई है कि हम जीत के आएंगे तो हम आपकी इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसके पास जो मशीनरी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इसके बावजूद यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, उस अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं कर सकते हैं, उस पर बाकी का एक्शन लेना तो दूर की बात, उसको सीधा एक ट्रांसफर है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पावर को स्नैच करके, और जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है, जो अपॉइंटेड बॉडी है, जो एलजी हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। और दूसरा उनका आर्गुमेंट्स है कि अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसको इस बात पे पूरा अधिकार होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी कहाँ पे काम करेगा, उसके ट्रांसफ़र की, उसके पोस्टिंग की जितनी भी जिम्मेदारी है वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। और जो अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भी इस बात को डिनोट करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी चुनी हुई सरकार के अंदर ही होनी चाहिए। अगला आर्गुमेंट्स है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट हैव पावर ऑन ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। ये ट्रांसफर और पोस्टिंग पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का पावर होना चाहिए, क्योंकि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करके ही इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। अगला ये है आरोप, ये शशि थरूर जी ने लगाया है, जो कांग्रेस के एमपी हैं, कि ब्लाटेंट सबवर्जन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इनका कहना है कि ये जबरदस्त तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका सबवर्जन हो रहा है। जो सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि पावर का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, पावर अलग अलग जो विंग्स हैं, अलग अलग जो डायमेंशंस हैं हमारे डेमोक्रेसी के, उनमें वो सेपरेट होना चाहिए। कुछ पावर लेजिस्लेटिव के पास, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास, कुछ जुडिशरी के पास। तो यहाँ पे जुडिशरी का भी तो पावर अंडरमाइन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसने फेवर किया दिल्ली गवर्नमेंट को। अब इस एक्ट के थ्रू, इस बिल के थ्रू इस चीज़ को पलटा जा रहा है, जुडिशरी के पावर को अंडरमाइन किया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर होना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर होनी चाहिए, उसको भी इस तरीके से बदला जा रहा है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अपर हैंड पे जा रही है। और ये है अगला आरोप है कोएर्सिव फेडरलिज्म। इसका मतलब हुआ जो हमारा फेडरलिज्म है, जो केंद्र और राज्य के बीच जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, उनकी नेचर के हिसाब से, कि अगर कोई सब्जेक्ट नेशनल इम्पोर्टेंस का है तो उस पर केंद्र सरकार काम करे, कोई सब्जेक्ट जो अगर लोकल इम्पोर्टेंस का है, रीजनल इम्पोर्टेंस का है,
तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट कार्य करे, उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन इसको बलपूर्वक बदला जा रहा है। और अगला चीज़ है कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज है, हमारी विरासत है, जिस चीज़ को हम लोग मानते आए हैं, कंसेंसस रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है वो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल रखती है, उसके ऊपर भी असल्ट है। और जो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जिस फिलॉसफी पे हमारा संविधान टिका हुआ है, उसके ऊपर भी हमला है। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता है, सबसे पहला पॉइंट है कि क्लैश, ये जो क्लैशेज है ना, क्लैशेज को मिनिमाइज करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर क्लैश होता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है पब्लिक। जो पब्लिक है वो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है इससे, तो इसलिए क्लैश को अवॉइड करना हमारा प्राइमरी मकसद होना चाहिए। दूसरा चीज, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उसमें से बहुत सारे डिसीजंस अभी भी पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो हम लोग क्लैश में, इस क्लैशेस में डाइवर्ट कर रहे हैं उसको। ये जो टाइम है, टाइम डाइवर्ट हो रहा है क्लैश में, और इस तरीके से जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो पेंडिंग में है। अगला स्टेप हो सकता है, अगला पॉइंट हो सकता है कि इस चीज़ को ईगो नहीं बनाना चाहिए। ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट ना होके दो पार्टियों के बीच में ये ईगो की लड़ाई हो गई है, तो ईगो की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पब्लिक के बेटरमेंट के लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अगला चीज़ है कि हार्मनी बिल्डअप होनी चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है और एलजी हैं, मतलब जो केंद्र सरकार और जो यहाँ की यूनियन टेरिटरी की सरकार है दिल्ली की, इनके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्मनी होना, सामंजस्य होना, तालमेल होना, और एक कंसेंसस बिल्ड करे। किसी पॉइंट पे तो आए, दोनों साथ साथ आए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, पॉलिसीज में उसको इम्प्लीमेंट करे। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो कंसेंसस उस पर स्थापित करे और डिसीजंस ले पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। अगर इन सारी चीज़ों को किया जाएगा, अगर एक मिडिल पास्ट को अपनाया जाता है, तो इससे हमारी डेमोक्रेसी जीतेगी। तो हमारा काम है कि इन सब चीज़ों को, इन लड़ाई झगड़ों को छोड़ करके एक कंसेंसस स्थापित करके और डेमोक्रेसी को विन करने के लिए हम इनेबल करें, ऐसा काम करें, ऐसा बीच का रास्ता अपनाएं कि डेमोक्रेसी यहाँ पर सफर ना करे, यहाँ पे डेमोक्रेसी जीते। तो यहाँ तक यहीं तक है हमारा सेशन आज का सेशन ही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इस पूरे मैटर में क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई सजेशन हो, कोई करेक्शन हो तो कमेंट करके बताइए।